कश्मीर में ससुराल। अतुल, मैं थक गई हूँ इस काम 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 वाली लाइफ से। अरे यार, इंसान की जिंदगी में काम के अलावा भी कुछ होता है ना, या सिर्फ 24 घंटे मशीन की तरह बस काम करता रहे। अब मैडम क्या चाहती हो तुम कि 24 घंटे घर में हम लोग यूं ही निखट्टू की तरह पड़े रहे? ऐसी लाइफ चाहिए क्या तुम्हें? तुम तो बहुत अच्छी तरह जानते हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। बस तुम्हारी आदत है मेरी बातों पर ना समझ बनकर बातों को गोल गोल घुमाने की। हाँ बाबा, सब समझता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। बताओ क्या चाहती हूँ, क्या करूँ तुम्हारे लिए कि तुम्हारा मूड ठीक हो जाए? तुम खुद सोच कर देखो ना अतुल, तुम्हारा क्या है? तुम तो सुबह 9 बजे लंच का डब्बा उठाते हो और ऑफिस के लिए निकल जाते हो। शाम को ऑफिस से आते हो तो सोफे पर मैं तो बहुत थक गया ये कहकर पसर जाते हो। तुम्हारी माताजी दौड़ी दौड़ी तुम्हारे लिए चाय कॉफी लेकर आती है। तुम्हारी लाइफ में टेंशन नहीं है। टेंशन किसे कहते हैं वो मुझसे पूछो। सुबह 5 बजे उठती हूँ मैं, दोनों बच्चों के अलावा तुम्हारा लंच पैक करती हूँ, तुम्हारी माताश्री के लिए दोपहर का लंच बनाकर रखती हूँ, जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस जाती हूँ। और जब ऑफिस से लौटती हूँ ना, तब भी माँ जी टेढ़ी मेढ़ी शक्ल बनाकर ऐसे घूम रही होती है जैसे मैं कंपनी बाग में टहल कर टाइम पास करके आई हूँ। बेटा ऑफिस से आए तो थक जाता है, और बहू ऑफिस से आए तो उसको ऑफिस में काम ही क्या होता है। क्यों, ठीक है ना? अरे यार, तुम कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो? बात कहाँ से शुरू हुई थी, अब इसमें मम्मी कहाँ से बीच में आ गई? मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी और मम्मी की ना सारी बातें घूम फिर कर एक दूसरे पर आकर ही खत्म होती है। जैसे तुम्हारी आदत है बिल्कुल सेम ऐसे ही मम्मी की आदत है। उनसे कोई भी बात कर लो, उनकी हर बात घूम फिर कर तुम्हारे ऊपर ही आ जाती है। देखा, मुझे पता था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी पीठ पीछे तुम्हारी मम्मी मेरी बुराई ना करती हो। मुझे बस ये बता दो, अब क्या जान दे दूं मैं तुम्हारी माँ के लिए? सुबह से लेकर रात तक काम करती रहती हूँ। अब कहो तो अपने गर्दन काट कर तुम्हारी माता जी के सामने रख जाया करूं, तब तो संतोष हो जाएगा ना उन्हें। अरे यार मेघा, तुमने क्या लड़ाई करने की कोई डिग्री ली हुई है? बात बात पर भड़कने लगती हो तुम। मैंने कब कहा कि मम्मी तुम्हारी बुराई कर रही थी? अभी तो कहा ना तुमने, अब अपनी बातों से पलट रहे हो। अर्थ का अनर्थ कोई तुमसे करवा ले। मुझे ये बताओ तुम्हारी समस्या क्या है? इतनी सैलरी है तुम्हारी, एक नौकरानी रख लो। इतनी समस्या है काम से तो। नौकरानी तो मैं रख लूं, लेकिन तुम्हारी माताश्री को हजम हो जाएगा कि मैं 2 घड़ी चैन से बैठ जाऊं? सीने पर सांप नहीं लौटने लगेंगे उनके? देखा नहीं है तुमने, संडे के दिन अगर मैं आधा घंटा भी एक्स्ट्रा सो जाऊं तो उनको बेचैनी होने लगती है। दिन भर में 2-3 बार उनका बीपी बढ़ जाता है, सर में दर्द जैसे परमानेंट है। मैं ऑफिस से आऊं और उनके सर पर पट्टी ना हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। मेघा, सच बताऊं तो तुम्हारे जैसी पढ़ी लिखी लड़की से मैंने ये सोचकर शादी की थी कि तुम बाकी औरतों से थोड़ी अलग होगी। कम से कम नौकरी करोगी, घर से बाहर जाओगी तो घर में ये सास बहू के कलेश नहीं होंगे। लेकिन गलत था मैं। अरे तुमने और मम्मी ने तो गांव की औरतों को भी पीछे छोड़ रखा है तू मैं करने में। परेशान हो गया मैं तुम दोनों के झगड़े सुनते सुनते। परेशान तो मैं भी हो गई हूं ना, मैं भी तो यही कह रही हूं। मैं ये 24 घंटे मशीनों की तरह काम करते करते परेशान हो गई हूं। मुझे एक ब्रेक चाहिए। अरे मशीन भी जब काम करते करते थक जाती ना, तो उसको लोग स्विच ऑफ कर देते, लेकिन घर की बहू को तो आप लोग पता नहीं समझते क्या हो। हम थकते नहीं है ना। मैंने सोच लिया, मुझे अब इस काम से ब्रेक चाहिए। तुम्हारी माताजी को अच्छा लगे या बुरा लगे, अब मैं किसी की कुछ नहीं सुनने वाली। अरे भाई मेरी जान छोड़ो, ले लो तुम ब्रेक। मैं कोई काम वाली ढूंढकर उससे काम करवा लूंगा। कम से कम रोज रोज के कलेश से छुटकारा तो मिलेगा। तुम्हें क्या लगता है मैं काम से ब्रेक लेने के लिए कह रही हूं? तो मैं क्या हाथ पर हाथ रखकर घर में बैठने वाली हूं? अरे पापा, मेरा मतलब है मुझे ऑफिस घर सबसे छुट्टी चाहिए। बस बहुत हो गया। चलो हम लोग ना कहीं ट्रिप पर चलते हैं। यहाँ की गर्मी, ट्रैफिक, काम की स्ट्रेस सबसे दूर, ठंडी ठंडी वादियों में। अच्छा, तो तुम्हें छुट्टियां मनाने के लिए जाना है? देखो इस समय तो मुझे ऑफिस में बहुत काम है। मैं ट्राई करता हूँ अगर छुट्टी मिल पाए तो। मुझे बहानेबाजी नहीं सुननी। काम तो साल के 365 दिन होता रहता है। काम कभी खत्म नहीं होने वाला। हमें अपने मेंटल पीस के बारे में भी तो सोचना होगा ना। सिर्फ मशीन की तरह काम करते रहेंगे ना तो पागल हो जाएंगे एक दिन। और इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ दिन के लिए कहीं गई नहीं ना तो सच में पागल हो जाऊंगी। पत्नी को गुस्से में झुंझलाते हुए देख अतुल को समझ में आ गया था कि मामला वाकई सीरियस है। इसलिए अगले दिन जाकर वो ऑफिस में छुट्टी की अर्जी लगा देता है 2 दिन के बाद। अरे कहाँ हो हमारी श्रीमती जी? एक कप अदरक वाली चाय पिलाओ तो तुम्हें खुशखबरी सुनाऊं। तुम कभी नहीं सुधरने वाले अतुल। अब एक कप चाय पीनी है तो वैसे ही बोल दो ना। ये खुशखबरी का लॉलीपॉप दिखाने की क्या जरूरत है?
बाबा, तुम तो हमेशा ही बिगड़ी रहती हो। वाकई खुशखबरी है मेरे पास। ठीक है, बैठो, अभी चाय लेकर आती हूँ। ऐसा करो, मीठी चाय पीकर मन भी मीठा कर लो। ये देखो, ऑफिस से छुट्टी मिल गई है मुझे। पूरे 10 दिन के लिए छुट्टी अप्लाई करी थी। अब तुम भी अपने ऑफिस से छुट्टी ले लो और फिर हम दोनों घूमने चलते हैं। बताओ कहाँ जाना पसंद करोगी? कहो तो तुम्हें स्वर्ग की सैर पर ले चलो जाने मन। हाँ हाँ, तुम तो चाहती हो ना कि मैं स्वर्गवासी हो जाऊं, तो तुम सुकून की जिंदगी बिताओ, हैं? अपनी माँ जी को मत बता देना कि मैं स्वर्ग जाने वाली हूँ, खुशी से बाउली हो जाएगी वो। मेघा, फिर से शुरू हो गई तुम। मैंने बोला ना, मीठी चाय पियो और दिमाग ठंडा करो। मेरा मतलब है धरती का स्वर्ग, यानी कि कश्मीर। बोलो, चलोगी कश्मीर? मैंने पता किया है, टिकट्स भी मिल रहे हैं। ओह माय गॉड, तुम सच में मुझे कश्मीर ले जाने वाले हो? मैंने तो आज तक सिर्फ नाम ही सुना है और तस्वीरों में ही देखा है। कभी सोचा नहीं था कि मैं अभी जाकर कश्मीर देख पाऊंगी। तो बस ठीक है, तुम फटाफट से तैयारी में लग जाओ। अब ज्यादा देर करने की जरूरत नहीं है। मेघा भी अपने ऑफिस में छुट्टियों के लिए अप्लाई कर देती है और अगले हफ्ते अतुल और मेघा कश्मीर की वादियों के लिए निकल जाते हैं। कश्मीर पहुंचने के बाद, कौन से होटल में स्टे बुक किया है तुमने? होटल का रिव्यू वगैरह चेक किया था ना? अरे यार, मैंने कोई होटल बुक नहीं किया। एक्चुअली मैं ना, होटल में कमरे अवेलेबल नहीं थे। फिर मैंने अपने फ्रेंड से बात की तो उसने ना मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया बताया। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम यहाँ इतनी दूर मुझे लेकर आए हो और तुम कह रहे हो कि तुमने होटल बुक नहीं किया। अब क्या सड़क पर सोएंगे हम लोग? अरे बाबा, पूरी बात तो सुन लो मेरी। एक फ्रेंड ने बताया कि यहाँ पर बहुत सही दामों में बहुत ही खूबसूरत बोट हाउस मिलते हैं, जहाँ पर टूरिस्ट जाकर रुकते हैं और कश्मीर की वादियों का आनंद उठाते हैं। तुम चाहो तो हम वहां ट्राई कर सकते हैं। अब ट्राई करने के अलावा और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। ऐसा करते हैं, यहीं एयरपोर्ट पर ही फ्रेश हो जाते हैं। उसके बाद कहीं पर खाना खाने के बाद सीधा घूमने निकल जाएंगे। शाम के टाइम कोई बोट स्टे बुक कर लेंगे। अतुल और मेघा कश्मीर की वादियों में हाथों में हाथ डालकर घूम रहे थे। अतुल, तुम्हारे फ्रेंड ने वाकई बहुत ही अच्छा सजेशन दिया। अगर हम होटल में रुक जाते ना तो कभी जान ही नहीं पाते ये झील के बीचों बीच बोट हाउस में रहने का एक्सपीरियंस कैसा होता है। मेरा तो मन कर रहा है कि कश्मीर के खूबसूरत पहाड़ों और वादियों को छोड़कर यहाँ से कभी जाऊं ही ना। ये हमारा बैड लक है कि हमें बेंगलुरु जैसे इतनी भीड़ भाड़ वाले शहर में रहना पड़ता है। अच्छा, तो तुम अगर यहाँ कश्मीर में रहती तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि आज जो इतनी अच्छी नौकरी कर रही हो ना, वो भी ना कर रही होती। यहाँ रहकर करोगी क्या, ये भी बता दो। अरे क्या करेंगे, इससे क्या मतलब है? जॉब करेंगे। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, कंपनी से वर्क फ्रॉम होम भी मिलता है। अरे वर्क फ्रॉम होम लेकर मजे से यहाँ के ठंडे वेदर में बिना एसी के सुकून से जीते। हाँ, मुझे तो यहाँ की वादियों से वापस जाने का मन ही नहीं हो रहा। मजाक मजाक में कही हुई ये बात अब मेघा सीरियसली लेने लगी थी। बात तो तुम्हारी मेघा सही है। इस झील में बोट हाउस के अंदर रहने का एक्सपीरियंस तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि वाकई बेंगलुरु वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा। लेकिन क्या करें, मजबूरी इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती। यहाँ का वेदर, खाना, खिड़की खोलते ही आती हुई ठंडी ठंडी हवा पूरा दिमाग फ्रेश कर देती है। क्या कहती हो तुम? मैं तो यही कहती हूँ अतुल कि थोड़ा कम कमाओ, वो चलेगा, लेकिन मुझे ना अब कश्मीर में ही रहना है। दिल बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है मैडम, लेकिन प्रैक्टिकल सोचो, पॉसिबल नहीं है यार। बेंगलुरु में अपना घर है, मम्मी है, बच्चे हैं। अभी तो उन्हें मम्मी के पास छोड़कर आया है क्योंकि उनके एग्जाम्स चल रहे थे। लेकिन यहाँ पर बसने का मतलब समझ रही हो? इन सब के बारे में भी तो सोचो। सबके बारे में सोच कर ही बोल रही हूँ अतुल। यहाँ के पोल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर में रहेंगे ना तो बच्चों के डेवलपमेंट पे फायदा ही होगा, नुकसान नहीं। और हम इतने एजुकेटेड हैं, आजकल तो गवर्नमेंट ने एक से बढ़कर एक फैसिलिटी दी हुई है। अब ये तुम पुराने जमाने वाली बात मत करो। और स्कूल कॉलेज कहाँ नहीं होते? उसके अलावा बच्चों की स्टडीज में मदद करने के लिए हम दोनों तो है ही। हमारी एजुकेशन कब काम आएगी? और रही बात माँ जी की, तो तुम सोचो ना, हम लोग 10 दिन के लिए यहाँ आए हैं, हमारा दिल यहीं का होकर रह गया। मम्मी जी आएंगी ना तो मैं यकीन से कह सकती हूँ वो दीवानी हो जाएंगी यहाँ की। तुम्हें पक्का यकीन है? अरे यकीन जैसी कोई बात ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ ना अतुल, हम ना कोई नॉर्मल घर नहीं लेंगे, ये बोट हाउस ही ले लेते हैं। लाइफ सेट हो जाएगी हमारी। अरे लोग मरते हैं ऐसी जगह आने के लिए
और सोचो हमारा यहाँ घर होगा, हर दिन इस बोट हाउस में रहेंगे हम, यहाँ के खूबसूरत मौसम में इस झील में तैरता हुआ घर होगा हमारा। अरे लोग सपने देखते हैं ऐसी जगह के। अगर तुमने पक्का इरादा बना ही लिया है तो ठीक है, मैं पता करता हूँ। अतुल जाकर बोट हाउस के मालिक से बात करता है। सुनिए, मेरी वाइफ को ना ये बोट हाउस बहुत पसंद आ गया है। क्या आप अपना ये बोट हाउस हमें बेचना चाहेंगे? अरे क्या साहब, आप हमारे पेट पर लात मारना चाह रहे हो क्या? आपको भी इस बिजनेस में उतरना है? अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। हमें इस बिजनेस में नहीं उतरना, बल्कि हम तो इस बोट हाउस में रहना चाहते हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ, हमेशा हमेशा के लिए। 10 दिन तुम्हारे हाउस में रहकर मन ही नहीं भरा हमारा। ये कैसे लोग हैं यार। होटल में रहने पर अगर होटल पसंद आ जाए तो होटल थोड़ी ना खरीदा जाता है। खैर मुझे क्या, मैं भी बता देता हूँ, मुंह मांगा दाम अपने आप भाग खड़े होंगे। अब वैसे तो साहब ये बोट हाउस हमारी रोजी रोटी का साधन है, लेकिन फिर भी आप इतना कह रहे तो मैं 3 करोड़ में आपको ये देने के लिए तैयार हो जाऊंगा। 3 करोड़? इतना पैसा तो नहीं है हमारे पास भाई साहब। अरे भाई, तो क्या यहाँ टाइम पास करने आए थे? आप ऐसा करिए, मेरा बिल पेमेंट करिए, हमने अगले क्लाइंट से बुकिंग ले ली है। देख रही हो तुम, 3 करोड़ का है ये बोट हाउस, कहाँ से लाएंगे 3 करोड़ रुपए? देखो अतुल, अरेंज कर लेंगे ना। वैसे भी हमारा बेंगलुरु वाला फ्लैट भी कम से कम 1.5 करोड़ का तो बिक ही जाएगा। थोड़ा बैंक से लोन ले लेंगे और थोड़ा जो हमारे इधर उधर प्रॉपर्टीज है उन्हें सील कर देंगे। कुल मिलाकर सब मैनेज हो जाएगा ना यार। कुछ सोच कर ही तो इस जगह को स्वर्ग कहा जाता है। मरने के बाद इंसान को स्वर्ग मिलेगा, ये नर्क, ये कोई नहीं जानता। लेकिन अगर जीते जी यहाँ रहने का मौका हमें मिल रहा है तो फिर इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और जल्द ही वो लोग बेंगलुरु से अपने नए बोट हाउस में शिफ्ट हो जाते हैं। शुरू शुरू में तो कश्मीर की हसीन वादियां और उस खूबसूरत से बोट हाउस को देखकर सभी लोग बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन धीरे धीरे समय बीतने लगता है और उसी के साथ सबका एक्साइटमेंट कम होने लगता है। मम्मा, ये सर्दियाँ कब जाएगी? मैं थक गया हूँ इस ठंडी से। हर समय इतने सारे कपड़े पहनकर पैक होकर रहना पड़ता है। बोर हो गया हूँ मैं। ये स्वेटर और जैकेट नहीं पहननी। हमारा बेंगलुरु का वेदर कितना अच्छा था, ना ठंडी पड़ती थी ना गर्मी। चिंटू बिल्कुल ठीक कह रहा है मम्मी। शुरू शुरू में तो मुझे भी यहाँ पर बहुत मजा आ रहा था, लेकिन अब तो मैं भी बोर होने लगी हूँ। और सबसे बड़ी बात, हम दोनों पूरा दिन यही बोट में बैठे रहते हैं, खेलने के लिए भी नहीं जा सकते। और सबसे बड़ी बात, खेलने जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? यहाँ पर तो कोई बच्चा भी नहीं है। बच्चे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 2 पैसे का दिमाग नहीं लगाया तुम दोनों ने यहाँ पर शिफ्ट होने से पहले। उस समय तो तुम दोनों ऐसे भागे जा रहे थे जिसे पता नहीं तुमने 15 दिन के अंदर ये मकान नहीं खरीदा तो दुनिया में प्रलय आ जाएगी। अरे थोड़ा तो दिमाग लगाया होता ना। यहाँ कोई आस पड़ोस है ना कोई रिश्तेदार। अरे 2 घड़ी बतलाने के लिए कोई नजर नहीं आता। पहली बात तो पड़ोस में कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम तो बोट में रहते हैं, और जो अगल बगल थोड़ी दूरी पर बोट है तो भी उनमें सब टूरिस्ट है। उनसे क्या इंसान दोस्ती करेगा? बस पूरा दिन ऊपर ताला लगाकर इस बोट की खिड़की से बाहर झांकते रहो और हीटर से हाथ सेंकते रहो। मेरी भी अकल पर पत्थर पड़ गए थे जो मैं तुम दोनों की बात में आ गई और अपना इतना अच्छा खासा फ्लैट कौड़ियों के दाम पर बेचने को तैयार होगी। तुम दोनों मियाँ बीवी तो पूरा दिन लैपटॉप लेकर खटर पटर करते रहते हो। जिंदगी तो हम तीनों की खराब हो गई ना। माँ की बात भी गलत नहीं है। यहाँ आसपास में कोई ढंग का स्कूल भी नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों को ओपन स्कूलिंग से पढ़ाई करनी पड़ रही है। वहाँ पर बच्चे हॉबी क्लासेस पे जाते थे, स्कूल जाते थे, कोचिंग जाते थे, अपने दोस्तों से मिलते थे, और अब पूरा दिन बेचारे घर में कैद होकर रह गए। मोबाइल में गेम खेलने के अलावा और कुछ काम नहीं बचा इनके पास। कहीं बुरी जगह नहीं लेकर आई हूं आप सबको। हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत जगह है कश्मीर। आप लोगों की ना आदत हो गई है हर चीज में कमियां निकालने की। आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहिए मुझे। यहाँ के 5 दिन की ट्रिप के लिए ना लोग लाखों रुपया खर्च कर देते हैं। आप लोगों को सारी जिंदगी यहाँ रहने का मौका मिल रहा है, लेकिन कोई खुशी नहीं है। अतुल, राशन खत्म हो गया है, ऐसा करो घर के लिए थोड़ा राशन लेकर आओ, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। यहाँ आसपास कोई दुकान नहीं है। अरे यार, ये काम ना मुझे सबसे खराब लगता है। कितना दूर तो मुझे पैदल चलना पड़ेगा, तब जाकर मैं घर के लिए सामान ला पाऊंगा, और कोई चारा भी नहीं है। यहाँ पर ब्लिंकिट तो है नहीं, इसलिए सामान तो मुझे खुद ही जाकर लाना पड़ेगा। अतुल सामान लेने के लिए बाजार की ओर निकल जाता है तो वो देखता है कि पूरा बाजार बंद पड़ा हुआ है और हर तरफ आपाधापी का माहौल है।
अतुल सड़क पर तेज कदमों से जा रहे एक आदमी से पूछता है। अरे भैया, क्या बात हो गई? आज पूरा बाजार बंद क्यों है और सब लोग बड़ी जल्दी में नजर आ रहे हैं? आपको पता नहीं है क्या, आतंकवादियों ने हमला कर दिया है। सरकार की तरफ से आदेश है बाजार बंद करके अगले 3-4 दिनों तक सबको घरों के अंदर रहना है। आप भी जल्दी अपने घर पहुंच जाइए, इस तरह से घूमना ठीक नहीं है। आतंकवादियों का नाम सुनकर अतुल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। वो तेज कदमों से घर की ओर लौट जाता है। राशन नहीं लाए क्या तुम? और इतने घबराए हुए क्यों? अरे चुप करो तुम, नाम मत लो राशन का। तुम्हें पता भी है बाहर क्या हुआ है? आतंकवादी हमला हो गया है कश्मीर में। गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन है अगले 3-4 दिन तक इंटरनेट, टेलीफोन जैसी सारी सेवाएं बंद रहेगी, बाजार बंद रहेंगे और किसी को भी घर से बाहर निकलने पर भी पाबंदी है। क्या कहा? इंटरनेट भी बंद हो जाएगा? तो मैं वर्क फ्रॉम होम कैसे करूंगी? मेरी तो बहुत जरूरी मीटिंग है। कोई कुछ नहीं कर सकता। अब कश्मीर में रहना है ना, तो यहाँ के हिसाब से ही रहना पड़ेगा। एक तो घर में राशन खत्म था, दूसरी ओर इंटरनेट बंद होने के कारण मोबाइल भी एक डब्बे की तरह नजर आ रहे थे। अगले 4-5 दिन डर के साए में अपने उस छोटे से बोट हाउस में कैद होकर बिताना उन सभी के लिए एक सजा से कम नहीं था। इस घटना के बाद तो जैसे मेघा के भी हौसले पस्त हो गए थे। तुम ठीक कहते हो अतुल, शायद हमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। कोई बात नहीं, मुझे समझ में आ गया है कि हमारे जैसे आउटसाइडर्स के लिए यहाँ पर सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है। तुम ऐसा करो, इस बोट हाउस को सेल कर दो, हम फिर से बेंगलुरु चलते हैं। मुझे समझ में आ गया है कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती और अपनी थाली में रखे हुए लड्डू को हमेशा छोटा नहीं समझना चाहिए। पत्नी की बात सुनकर अतुल आसपास के बोट वालों से बात करता है कि अगर किसी को बोट हाउस खरीदना है तो वो बेचने के लिए तैयार है। तभी उसे पता चलता है कि उस बोट हाउस की कीमत तो सिर्फ 2 करोड़ रुपए है और बोट के मालिक ने उनसे पूरा 1 करोड़ रुपया फालतू ले लिया था। बहुत कोशिश करने के बाद भी अतुल की हाउस बोट सिर्फ 2 करोड़ रुपए में बिक पाती है। 1 करोड़ रुपए का नुकसान सहकर अतुल और मेघा वापस बेंगलुरु लौट जाते हैं।